नाज़रीन, CIA ने आज ये रिपोर्ट दी है कि चाइना के सदर ने ऑर्डर किया है कि 2027 तक ताइवान के ऊपर जो अटैक किया जाए, यानी एक बहुत बड़ी खबर। ये तो ज़ाहिर है कि एक आलमी जंग का ही आगाज होगा। अब CIA ये कह रही है कि चाइना के सदर ने कह दिया है कि 2027 तक ताइवान पर हमला कर दिया जाए। बेरूत के ऊपर इस वक्त ड्रोन्स देखे जा रहे हैं और जो लेबनान के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने एक बार फिर हिजबुल्लाह से ये उल्टा मुतालबा कर दिया है कि वो सरेंडर कर दे, यानी कि एक बार फिर इजरायली अग्रेशन के लिए मजीद दरवाजे जब खोले गए हैं। वहां पर इजराइल ने एक और कंस्पिरेसी ये की है कि रफा क्रॉसिंग अपनी तरफ से जब खोल दी है और ये कहा है कि जो फलस्तीनी लीव करना चाहते हैं गजा को वो लीव कर दे। अब इसमें मिस्र जब वो मुश्किल पोजीशन में आ गया है क्योंकि इजराइल तो इनको इस तरह से जाने दे रहा है कि ये वापस नहीं उनको आने दिया जाएगा, यानी या तो उनको इस तरह से जाने दिया जाए ना कि एक एग्रीमेंट के तहत या कि वो इलाज करवाने के लिए जाएंगे फिर वापस गजा में आ जाएंगे, लेकिन इजराइल उनको इस तरह से जाने दे रहा है कि जिसने जाना है गजा से चला जाए, फिर वापसी नहीं होगी। तो अब मिस्र अगर रफा क्रॉसिंग अपनी तरफ से खोलता है तो मसला है, और अगर नहीं खोलता तो भी मसला है, क्योंकि जाहिर है कि एड है, बाकी लोग मुश्किल में हैं, तो आप अपनी तरफ से रफा क्रॉसिंग बंद करके बैठेंगे तो फिर प्रेशर तो आएगा। तो इसलिए वहां पर इजराइल ने एक और कंस्पिरेसी जब वो की है। अच्छा, अमेरिका के अंदर कैसे इजराइल जब वो कैंपेन चला रहा है इन्फ्लुएंस के लिए, मीडिया कैंपेन और नैरेटिव के लिए, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। बढ़िया एक इंटरेस्टिंग दौरा हुआ है। साउथ कोरिया का जो डेलीगेशन है वो ईरान आया है, साउथ कोरिया का डेलीगेशन जो कि अमेरिका का इत्तेहादी है साउथ कोरिया। अच्छा, अभी साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो चाइना के सदर के साथ मिलने जा रहे हैं। ये भी बड़ी गैर मामूली बात है कि साउथ कोरिया चाइना के सदर के साथ मिलने जा रहे हैं। तो ये तमाम सूरत हाल आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल की हेडलाइन आपके साथ शेयर करते हैं। CIA की रिपोर्ट को वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कोट किया है। उन्होंने कहा है कि चाइना's लीडर ऑर्डर्ड हिज आर्मी टू प्रिपेयर फॉर मिलिट्री कंट्रोल ओवर ताइवान बाय 2027। ये वैसे 2027 क्या आलमी जंग का साल है, यानी एक तो वो जंग है ना जो कभी भी छिड़ सकती है, लेकिन एक ये कि बाकायदा तैयारी के साथ जंग शुरू की जाए। तो 2027 जो इसका बार बार नाज़रीन जिक्र आ रहा है। अब इसके साथ एक और खबर को हम लिंक करते हैं। रॉयटर्स ये खबर दे रहा है यूरोप के अंदर ये एग्रीमेंट हुआ है, आपस में मुल्कों ने तय किया यूरोपीय यूनियन के कि वो 2027 तक 2027 तक 2026 में तो हम दाखिल हो रहे हैं और 2027 तक जो रशियन गैस इंपोर्ट है उसको मुकम्मल तौर पर फेज आउट कर देंगे। यानी ये एक यूरोप की कमजोरी है ना, यूरोप की एक डिपेंडेंस है रशिया के ऊपर कि उनको रशिया से गैस लेना पड़ती है, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी डिपेंडेंस है। इसलिए यूक्रेन जंग में उनको बहुत ज्यादा मसला रहा है और उनकी इकोनॉमी डिस्टर्ब हुई है। और दूसरा ये है कि सैंक्शंस उन्होंने रशिया पर लगाई हुई हैं, लेकिन वही गैस और ऑयल जो है वो एक थर्ड पार्टी के जरिए उनको लेना पड़ रहा है क्योंकि मुल्क नहीं चल सकता। तो 2027 तक वो ये तैयारी कर रहे हैं कि ये गैस जो है वो मुकम्मल तौर पर फेज आउट कर दिया, यानी रशिया से कोई गैस जो है नहीं ली जाएगी। तो ये 2027 तक बकायदा तैयारी है। तो यानी उधर जर्मनी जो अपनी मिलिट्री तैयार कर रहा है वो भी इस अंदाज में तैयार कर रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि यानी इससे बड़ी और क्या होगी कि CIA खुद ये कह रही है कि ताइवान पर 2027 में हमला होगा, तो जाहिर है उसमें फिर ये तो बकायदा आलमी जंग का आगाज होगा। जाती तौर पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, चाइना कभी भी ताइवान पर हमला नहीं करेगा, लेकिन ये इतना ही कंफर्म है कि हमला होगा भी सही। जो स्टेटस को तोड़ा जा रहा है, जिस अंदाज में वेपन्स दिए जा रहे हैं, ये 27 से पहले भी हमला हो सकता है, ये 2026 में भी हो सकता है। और इसमें यह है कि $40 बिलियन अभी ताइवान ने कहा है, ताइवान के प्रेसिडेंट ने ताइवान की तारीख का सबसे बड़ा डिफेंस बजट जब वो पास करने का ऐलान किया है, $40 बिलियन। तो ये जो स्टेटस को तोड़ा जा रहा है, ये 2027 तो क्या 2026 में भी और 26 के शुरू में भी ये अटैक हो सकता है, ये कभी भी फिर हो सकता है। लेकिन आखिरी हद तक चाइना नहीं चाहेगा कि वो ताइवान के ऊपर जब अटैक करे। इसके साथ जो है वो ईरान के सपोर्ट में रशिया और चाइना ने स्टेटमेंट जारी की है कि तेहरान के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस और सैंक्शंस हैं उसके खिलाफ उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से ईरान के साथ खड़े हैं। अच्छा, इसी दरमियान जो है वो मार्को रूबियो ने यह कहा है कि वेनेजुएला के अंदर हिजबुल्लाह पहुंची हुई है। हिजबुल्लाह वेनेजुएला में, वेनेजुएला प्रोवाइड्स अ फुट होल्ड फॉर ईरान, यानी ईरान के साथ वेनेजुएला कोऑर्डिनेट कर रहा है और ईरान की यहां पर प्रेजेंस है। एंड IRGC मौजूद है एंड इवन हिजबुल्लाह, ये मार्को रूबियो कह रहे हैं। अब हिजबुल्लाह अचानक जब वो वेनेजुएला पहुंच गई, अब आप जरा अंदाजा करें, हिजबुल्लाह इतनी पावरफुल है कि वो वेनेजुएला भी पहुंच गई है। अच्छा, इस वक्त जो है नाज़रीन बेरूत के ऊपर ड्रोन्स देखे जा रहे हैं और ऑक्यूपेशन ड्रोन्स आर फ्लाइंग एट लो अल्टीट्यूड ओवर बेरूत एंड इट्स सबर्ब्स, यानी ज़ाहिर है वो इंटेलिजेंस भी गैदर कर रहे होंगे और अगली असैसिनेशन की अटेम्प्ट कर रहे होंगे और साथ एक वो फियर भी मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं लेबनान के लोगों के ऊपर। तो ये है इजराइल का बिहेवियर। और उधर जो लेबनान का प्राइम मिनिस्टर है उसने कुछ देर पहले जो स्टेटमेंट जारी की है वो इंतहाई डेंजरस हैं, बड़ी डेंजरस ये स्टेटमेंट्स हैं। उसने कहा कि हमें इजराइल से ये मैसेज रिसीव हुआ है
کہ ایک ایسکیلیشن ہونے جا رہی ہے. یہ لیبنان کا پرائم منسٹر کنفرم کر رہا ہے کہ ایسکیلیشن ہونے جا رہی ہے. اسرائیل نے یہ میسج لیبنان کو کنوے کر دیا ہے. اچھا پھر وہ کہتا ہے کہ جو انوائز نے بیروت کا دورہ کیا ہے انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ سچویشن بہت ہی ڈینجرس ہے اور ایک ایسکیلیشن کی طرف معاملہ جائے گا. پھر اس نے کہا کہ حزب اللہ کے جو ویپنز ہیں وہ اسرائیل کو ڈیٹر نہیں کر سکے اور یہ لیبنان کو پروٹیکٹ نہیں کر سکے حزب اللہ کے ویپنز, اور حزب اللہ مسٹ سرنڈر اٹس ویپن, اپنے ہتھیار جو وہ سرنڈر کر دے. اور یہ اسٹیٹ بلڈنگ کے لیے یعنی ہماری ترقی کے لیے سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ حزب اللہ اپنے ویپن جو وہ سرنڈر کر دے. یعنی ایک ایسی لاجک, آؤٹ آف لاجک ایک جسٹیفیکیشن کہ حزب اللہ کے جو ویپنز ہیں وہ لیبنان کو پروٹیکٹ نہیں کر سکے اور حزب اللہ کے جو ویپنز ہیں وہ اسرائیل کو ڈیٹر نہیں کر سکے. تو بات یہ ہے کہ کیا اسرائیل کے ویپنز حزب اللہ کو ڈیٹر کر سکے ہیں؟ اسرائیل کے ویپنز کیا یمن کو ڈیٹر کر سکے ہیں؟ کیا اسرائیل کے ویپنز ایران کو ڈیٹر کر سکے؟ ایران نے تو اٹیک کیا اسرائیل پر, تو ڈیٹر نہیں کر سکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حزب اللہ اپنے ویپن ڈال دے, سرنڈر کر دے. اس کا مطلب کیا یہ ہوتا ہے؟ جو ڈیٹرنس کی ناظرین وہ بات کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ حزب اللہ کے ویپنز ہیں تو پھر لیبنان پر حملے کیوں ہو رہے ہیں. مطلب اب اندازہ کرنا نا یہ کیا لاجک ہے. اور الٹا اس سے اگلی بات وہ کریں کہ سرنڈر کر دیں کیونکہ آپ تو لیبنان کو پروٹیکٹ ہی نہیں کر سکے. تو جب حزب اللہ اٹیک کرتی ہے تو اسرائیل تو اتنی بڑی پاور ہے, پھر کہیں گے بھائی اسرائیل حزب اللہ کو ڈیٹر نہیں کر سکا, اسرائیل اپنے ہتھیار اب سرنڈر کر دے, فائدہ کیا ہے؟ جب اسرائیل پر حملہ ہی ہونا ہے تو پھر وہ ہتھیار کیوں نہیں ڈال دیتا؟ مطلب یہ کوئی لاجک سمجھ میں آتی ہے؟ اور ویسے بھی حزب اللہ کو تو لیبنانیز گورنمنٹ نے روکا ہوا ہے, لیبنان اسٹیٹ نے روکا ہوا ہے, اور حزب اللہ خاموشی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بھائی آپس میں ہمارا پھڈا پڑ جائے گا. تو جب ایسی جسٹیفیکیشن کے ساتھ اسرائیل کی نیریٹو کو ایکسپٹ کیا جائے گا اور آگے بڑھایا جائے گا تو اس کا نتیجہ صرف ایک اگریشن ہوگا, مزید اسرائیلی اگریشن ہوگا اور مزید جنگیں ہوں گی. یہاں پر اسرائیل نے ایک اور کنسپیریسی کی ہے اور وہ یہ کی ہے کہ لیبنان کے ساتھ مذاکرات شروع کر دیے اور پہلی بار مذاکراتی ٹیم میں ایک سویلین شامل کیا گیا. اس سے پہلے جو مذاکرات ہوتے رہے پیچھے اس میں ملٹری کے لوگ ہوتے تھے, پہلی بار ایک سویلین. اور یہ ٹائمز آف اسرائیل لکھ رہا ہے کہ اسرائیل سینڈنگ آفیشلز ٹو اٹینڈ میٹنگ ان لیبنان ود گورنمنٹ فگرز. یروشلم پوسٹ نے کہا ہے کہ یہ جو ملاقات ہے دیٹ از اے اسٹیپ ٹورڈ نارملائزیشن کی طرف یہ اسٹیپ ہے, اور اکنامک اور پولیٹیکل جو ریلیشنز ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ قائم کیے جائیں گے. سویلین جو پرسنالٹی ہے پہلی بار اس میں شامل کی گئی ہے with military ones also in the delegation. یعنی اس کو اس انداز میں پورٹری کیا جا رہا ہے کہ امریکہ پریشرائز کر رہا ہے اسرائیل کو کہ وہ لیبنان کے ساتھ مذاکرات کرے. جنگ نہیں چاہ رہا امریکہ, اسرائیل کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ مذاکرات کرے, اور مذاکرات میں نارملائزیشن ڈسکس ہو رہی ہے. لیکن یہ مذاکرات بھی توڑ نہیں چڑھیں گے. اس کو ہیرڈز نے کس طرح سے لکھا ہے, انسٹیڈ آف سیکنگ ڈیلز اسرائیل پریفرز کیپنگ سیرین اینڈ لیبنیز فرنٹ ہاٹ. اسرائیل کو ڈیل نہیں چاہتا, اسرائیل کوئی معاہدہ نہیں چاہتا, اسرائیل جنگیں چاہتا ہے, یہ ہیرڈز لکھ رہا ہے. تو یہ وہی طریقہ کار ہے جس سے پہلے امریکہ اور اسرائیل ریجن کو بیوقوف بناتے رہے. وہ دکھاتے یہ ہیں کہ وہ امن کی کوشش کر رہے ہیں. اور عرب اب جیسے آپ دیکھیے لیبنیز گورنمنٹ امریکہ اور اسرائیلی سٹانس کو قبول کر رہی ہے کہ وہ ٹھیک حملے کر رہے ہیں اور حزب اللہ کا قصور ہے اس میں. تو یہ ان کا ایک پیٹرن ہے, پرانا پیٹرن ہے جس میں وہ یہ دکھاتے ہیں کہ ہم تو پیس ایفرٹس کر رہے ہیں. دیکھیں اب یہ حزب اللہ دہشت گرد تنظیم ہے, یہ حماس ہے, یہ ضدی ہیں, یہ فلانے ہیں, اور یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ ڈی اسٹیبلائزنگ فیکٹرز ہیں. تو یہ ایک انہوں نے, اب آپ دیکھیے اب مصر کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے, مصر کو بہت ایک مشکل صورتحال میں پھنسا دیا ہے. اسرائیل نے اعلان کیا کہ ہم رفح کراسنگ کھول رہے ہیں اور جو غزہ کے لوگ ہیں وہ لیو کر جائیں, ہم ان کو الاؤ کر رہے ہیں, ہم رفح کراسنگ کھول رہے ہیں. کیونکہ معاہدے کے تحت رفح کراسنگ کھلنی تھی اور وہ اس لیے کھلنی تھی کہ ایڈ اندر جائے, اور انہوں نے نہیں کھولی. 10 اکتوبر کو معاہدہ ہوا ہے, ابھی تک انہوں نے نہیں کھولی. آج کھول رہے ہیں اس لیے نہیں کہ ایڈ اندر آئے, اس لیے کہ غزہ کے لوگ جب وہ جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں, ہم الاؤ کر رہے ہیں. دیکھیں ہم کتنا اچھا ہم بیہیو کر رہے ہیں, ہم ان کو الاؤ کر رہے ہیں. اچھا آگے سے مصر اوپن نہیں کر رہا اپنی سائڈ سے, مصر اپنی سائڈ سے اوپن نہیں کر رہا. اب مصر یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ یہ جو الاؤ کر رہے ہیں اس میں تو ڈسپلیس ان کو کیا جا رہا ہے نا, اس میں واپس نہیں جانے دیا جائے گا فلسطینیوں کو. جو چلے جائیں گے غزہ سے وہ چلے جائیں گے, یہ نہیں کہ وہ علاج کروانے جا رہے ہیں پھر واپس آ جائیں گے, نہیں, بس وہ ڈسپلیس جیسے اسرائیل کرنا چاہتا ہے. اب مصر آگے سے نہیں کھول رہا, تو وہ نہیں کھول رہا تو اسرائیل کہے گا دیکھو ہم نے رفح کراسنگ کھولی, اور مصر جب وہ کتنا ظلم کر رہا ہے فلسطینیوں کے ساتھ, ان کے لیے رفح کراسنگ نہیں کھول رہا. یہ ہے اسرائیل کی مکاری, اور اس طرح سے وہ سازشیں کرتا ہے, باقی ملکوں کو اس میں وہ ڈریگ کرتا ہے. اب مصر کے اوپر یہ کتنا بڑا پریشر ہے, اسرائیل تو اس نیریٹو کو بڑھائے گا کہ مصر نے اپنی طرف سے رفح کراسنگ بند کی ہوئی ہے. تو نیتن یاہو کی اور ٹرمپ کی ملاقات ہونے جا رہی ہے 28 دسمبر کو. یہ آج ڈیٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے 28 دسمبر کو فلوریڈا کے اندر, ناٹ ان واشنگٹن ڈی سی, فلوریڈا کے اندر یہ ملاقات ہوگی جہاں پر ٹرمپ کی رہائش گاہ ہے. تو 31 دسمبر جو ہے وہ ڈیڈ لائن ہے فار حزب اللہ ڈس آرمامنٹ جو امریکہ نے دی ہوئی ہے. تو پھر اس سے پہلے یہ بھی خبر آئی کہ دسمبر کے اندر ہی ایران پر حملہ ہونا ہے. تو اب یہ ملاقات اس منتھ کے بالکل آخر میں ہونے جا رہی ہے. عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ملاقات کے بعد حملے ہوتے ہیں. تو اب یہ کیا مطلب
28 दिसंबर तक कुछ नहीं होगा, या 28 दिसंबर में ईरान पर भी हमला हो जाएगा, हिजबुल्लाह पर भी जो करना है कर लेंगे, उसके बाद मुलाकात होगी, या दरमियान में होगी, जंग चल रही होगी? तो ये क्या है, मतलब या फिर एक मुलाकात का बहाना करके वो कोई और प्लान कर रहे होंगे। लेकिन बहरहाल ये टाइम आ गया 28 दिसंबर को। अच्छा, उधर एक खबर ये भी है इजरायली मीडिया के मुताबिक कि ट्रंप ने नेतन्याहू को ये कहा है कि टर्किश फौजें जो वो गजा में वो अलाउ करे, रीअसेस करे, अपनी पोजीशन को रिकंसीडर करे, क्योंकि नेतन्याहू नहीं चाहता कि टर्की की फौजें आए। मुझे तो ओवरऑल ये पूरा जो फ्रेमवर्क है यही, इस पर भी डाउट है कि वो फौजें जाएंगी और क्या काम करेंगी और गजा के लिए वो क्या स्टेबिलिटी जब लेकर आएंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, टर्की, मिस्र, सऊदी अरेबिया, कतर, ये बड़े संजीदा मुल्क हैं, इनकी लीडरशिप बहुत संजीदा है। यानी एक बात हो गई सो हो गई, उर्दगान है, एक बात कर दी सो वैसे ही मामला होगा। अगर आप इजराइल को देखें तो इजराइल एक ऐसी एंटिटी है जिसका जो कोई संजीदा एंटिटी नहीं है, मतलब होता है ना, अभी प्यूटन है, रशिया एक संजीदा मुल्क है, चाइना एक संजीदा मुल्क है, ठीक है ना। जंग करेंगे तो फिर जंग करेंगे वहां पर जहां बनती होगी, नहीं करेंगे तो फिर नहीं करेंगे, बात करेंगे तो उस पर डट जाएंगे। अगर आप इजरायली बिहेवियर देखें तो ये कोई संजीदा बिहेवियर तो नहीं है। गजा में जेनोसाइड कर दी, वेस्ट बैंक के अंदर वो कब्जे कर रहे हैं, लेबनान का एग्रीमेंट किया तोड़ दिया, शाम में बिला वजह मुदाखलत कर रहे हैं, यानी एग्रीमेंट करते हैं उससे फिर जाते हैं, बात करते हैं उससे मुकर जाते हैं। तो देखिए ये जो बिहेवियर होता है ना, ये दुनिया में चल नहीं सकता है। ये मैं आपको एक बात बताऊं, खुद अमेरिका का भी कभी ऐसा बिहेवियर नहीं रहा, ये सिर्फ इस एंटिटी का बिहेवियर है। बर्तानिया, फ्रांस का भी ऐसा बिहेवियर नहीं होता, ये सिर्फ इस एंटिटी का बिहेवियर है। मुआहिदा करना, मुआहिदे की आड़ में जंग जारी रखना, नस्ल कुशी जारी रखना। तो होगा क्या कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखेंगे कि ये जो संजीदा मुल्क है और उनकी मॉरल लीडरशिप है, ये आगे आएगी और मुल्क थक जाएंगे इसराइल के इस बिहेवियर से, मुल्क एग्जॉस्ट हो जाएंगे इसराइल के इस बिहेवियर से कि यार कोई बात है करने वाली, मतलब हद है कोई। देखें इस बिहेवियर के साथ आगे तो नहीं बढ़ा जा सकता। अभी एमबीएस पर बड़ा प्रेशर था कि नॉर्मलाइजेशन की जाए, क्या उन्होंने की? उन्होंने इनकार भी नहीं किया, लेकिन कर भी नहीं सके। क्यों? क्योंकि लोगों का प्रेशर है। तो एक ना एक दिन ये मुल्क जब थक जाएंगे इसराइल के इस बिहेवियर से कि यार मतलब दुनिया के, अब देखें ना इस वक्त भी दुनिया के फैसले हो रहे हैं, आगे कैसे चलना है, अलायंस हो रहे हैं, सऊदी डेलीगेशन तेहरान पहुंचा हुआ है, बहुत कुछ हो रहा है। तो उसके अंदर जो है वो बात हो रही है तो उसका पहरा देना है, अलायंस हो रहा है तो फिर उसको निभाना है और वो इक़दाम करने हैं जो रिकंस्ट्रक्शन की तरफ लेकर जाएं, जो बेहतरी की तरफ मामलात को लेकर जाएं, पीस की तरफ मामलात को लेकर जाएं। इजराइल का बिहेवियर तो कुछ भी नहीं है, मतलब उससे मुआहदा हो भी गया तो नहीं हुआ। तो ये एक बहरहाल एक चीज है, आप देखेंगे आने वाले टाइम में कि ये मुल्क थक जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे आखिरकार। अभी आप देखें मिस्र कितनी तेजी से अपनी ताकत बढ़ा रहा है और इधर इजराइल पूरी एक कैंपेन भी अमेरिका में कर रहा है अपने नैरेटिव को बढ़ाने के लिए। लीक्ड ईमेल्स एक्सपोज इजराइल हाइडर मीडिया इन्फ्लुएंस कैंपेन इन यूएस। इसके अंदर न्यू डिटेल सामने आई है। एक खुफिया इन्फ्लुएंस कैंपेन जो है वो इनकी जानिब से चलाई गई है, शेपिंग यूएस मीडिया कवरेज इन फेवर ऑफ इजराइल, कि सारी अमेरिका की जो मीडिया कवरेज है वो इजराइल के हक में जो है वो की जाए। और इसमें वहां की जो यानी इजरायली जो एक्ट्रेसेस जिनके पास अमेरिकन नेशनैलिटी भी है, तो वो उसमें शोबिस के लोग भी शामिल हैं। उन्होंने ऐसे इंस्टीट्यूशंस बना रखे हैं जो क्लोजली काम करते हैं इजरायली ऑफिशियल्स के साथ और फिर वो वहां पर फेवरेबल इंटरव्यूज, कोऑर्डिनेटेड मीडिया ट्रिप्स और प्रो इजराइल मैसेजिंग जो है वो अमेरिकन न्यूज आउटलेट्स के अंदर वो प्रमोट करते हैं। तो ये सारे लीक डॉक्यूमेंट सामने आए हैं। इसमें 7 हाई प्रोफाइल जो मीडिया अपीयरेंसेस हैं ये भी की गई, प्रमोटिंग इजरायली नैरेटिव, और साथ ये है कि इन्फ्लुएंस किया जाए अमेरिकन जो ब्लॉग्स हैं और जो रेडियो प्रोग्राम्स हैं उनको इन्फ्लुएंस किया जाए। तो ये बहरहाल एक इजराइल की कोशिश जारी है। अच्छा, सीरिया के हवाले से जो यूएन में रेजोल्यूशन नाज़िल हुई है और गोलान हाइट्स को इलीगल करार दिया गया है, इससे पहले जो रेजोल्यूशन हुई थी अब उससे ज्यादा मुल्कों ने सीरिया के हक में वोट दिया। द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कंट्रीज दैट वोटेड इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन shows extent of support for the new Syria, its adherence to the occupied Golan Heights। यानी पहले से भी ज्यादा मुल्कों ने सीरिया को सपोर्ट किया है। और टर्की रीइंफोर्स इराक बॉर्डर विद सिक्योरिटी वॉल्स, हाई टेक सिस्टम। इराक बॉर्डर के ऊपर टर्की अपनी सिक्योरिटी बढ़ा रहा है। और टर्किश फॉरेन मिनिस्टर जो अभी तेहरान में थे, इनकी मुलाकात हुई है नेटो चीफ के साथ ब्रसल्स के अंदर, ठीक है। टर्की बहुत एक्टिव इस वक्त। देखिए ये संजीदा मुल्क है, पीस के लिए एफर्ट, ट्रू पीस के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, मामला को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, इन्वॉल्व हैं डिफरेंट यूक्रेन जंगबंदी में आगे पीछे। यूरोप उन पर अब बात सुनने पर मजबूर हो रहा है। मतलब देखिए ना, मॉरल, भाई कोई जेनोसाइड नहीं है, कोई वॉर क्राइम्स नहीं किए हुए, मॉरल लीडरशिप है। और लड़ रहे हैं तो किस लिए लड़ रहे हैं? फॉर पीस। तो आप जरा देखिए, ये इजरायली नेतन्याहू जो है, इजराइल का कोई हाई ऑफिशियल, ये अभी यूरोप में भी घूमता हुआ आपको नजर नहीं आएगा। तो जैसे पोप ने कहा कि सोल्यूशन फलस्तीन है, और जैसे दुनिया ने पोजीशन गोलान हाइट्स पर ली हुई है, तो इसका क्या मतलब है कि दुनिया राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, उसको रिकॉग्नाइज कर रही है, इंप्लीमेंट नहीं कर रही। तो क्या है कि दुनिया इंतजार में है, जो
मॉरल फोर्सेस हैं वो इंतजार में हैं फॉर द राइट टाइम। पोजीशन उन्होंने क्लियर की हुई है कि गुलाम अहमद को मानते मुनते कोई नहीं है इसराइल का ऐसा, ठीक है ना। ये बहरहाल चीजें हैं, जब वक्त आएगा वो फिर इंप्लीमेंट भी करके दिखाएंगे। अब एक अजब काम जब अमेरिका में हुआ है, अजब तरीन काम हुआ है, हंडोरस में इलेक्शन हुए, आपको पता है कल, जिसमें ट्रम्प ने धमकी लगाई कि बड़ी हैवी प्राइस हंडोरस पे करेगा और हमला करेंगे ये वो। हंडोरस के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं वो अमेरिका की जेल में कैद हैं और वो कन्विक्टेड हैं ये ड्रग्स और इधर उधर का मामला। आज ट्रंप ने उनको आजाद कर दिया, उनको माफी दे दी है। एक्स हंडोरन प्रेसिडेंट कन्विक्टेड ऑफ ड्रग ट्रैफिकिंग फ्रीड बाय ट्रंप पर्डन। ये अजीब काम हुआ है, यानी ट्रंप की सारी कैंपेन ही ये है कि वहां से ड्रग्स आ रहे हैं, ये हो रहा है, और वो बंदा जो कन्विक्टेड है और अमेरिकन जेल में है उसको माफी दे दिया। तो अब अमेरिका में शदीद तनकीद हो रही है और वो नैरेटिव मजीद पिट गया है कि ड्रग ट्रैफिकर जो कन्विक्टेड हैं उनको तो निकाल कर ट्रंप आजाद कर रहा है, तो फिर वहां पर कौन से ड्रग्स हैं जिन पर हमला करने जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि ट्रंप इसको आजाद करके हो सकता है हंडोरस में जो है वो इंस्टॉल करने जा रहा हो, ठीक है ना, इसको वहां पर लगाने जा रहा हो, तो ये नैरेटिव और ज्यादा पिटा है। साउथ कोरिया बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, लेकिन जैसे गल्फ हिला हुआ है ना कि अपनी सिक्योरिटी के हवाले से, तो साउथ कोरिया जापान भी मैं आपको बताऊं परेशान है। वो अमेरिका के साथ हैं भी सही और जाहिर हैं, लेकिन साथ एक पैरेलल अब वो ये भी सोच रहे हैं कि भाई चाइना के साथ मामला ठीक करो, नॉर्थ कोरिया के साथ दुश्मनी का क्या फायदा। अमेरिका तो वो रिलायबिलिटी जो है चैलेंज हो रही है। ताइवान भी यूरोप के पास पहुंचा हुआ है। तो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट जो है वो मिलने जा रहे हैं चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ। ये मुलाकातें जो होती है ना, बड़ी अहम मुलाकातें होती है, मतलब संजीदा लीडरशिप दुनिया की मिल रही होती है, बड़ी गैर मामूली मुलाकातें होती हैं। तो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ने कहा कि माई एक्सपेक्टेशंस आर हाई रिगार्डिंग माई अपकमिंग मीटिंग विद द चाइनीज प्रेसिडेंट। ये इस वक्त की गैर मामूली सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर की। दुनिया तेजी के साथ तब्दील हो रही है। दिसंबर का महीना बड़ा अहम होगा, देखते हैं कि इसमें क्या वाकयात होते हैं। और ये इजरायली मीडिया कह रहा है कि ईरान पर हमला दिसंबर में होगा और ईरान भी बहुत तैयारी करके बैठा हुआ है, लेकिन बहुत ही खौफनाक जंग होगी अगर ये होती है। और कोई भी नहीं चाहता कि जंग हो, लेकिन अगर हुई तो बहुत खौफनाक जंग होगी। ये ताजा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया, आपने राज लगा कर इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।